सूर्य नारायण भास्कर की इनकाउंटर कर दी गई है। वो हत्या है या इनकाउंटर है, इस पर हम बात करेंगे आज प्रेस में। हमारे बीच हमारे जेएलके के साथी अमित मंडल हैं और हमारी गुमला की प्रत्याशी निशा भगत हैं, और ये हमारे सूर्य नारायण हांसदा जो क्रांतिकारी आंदोलनकारी हैं उनकी पत्नी हैं और ये उनकी माँ है। तो कर देते हैं कि कौन थे सूर्य नारायण हांसदा। उसके बाद उनकी पत्नी भी आपके बीच में तमाम ये सारी चीज़ें हैं, वो कितना ट्रस्ट चलाते थे, उन्होंने क्या क्या समाज को योगदान दिया है, वो सारी बातों को हम आपके बीच रखेंगे। तो सूर्य नारायण हांसदा जी का पिछले दिनों काल ग्रसित थे, जैसे कि वो उनको टाइफाइड था, उनको पेचिस भी पड़ा हुआ था, यानी कि वो काफ़ी तरह से कमज़ोर थे, और उनको वहाँ देवघर से गिरफ्तार करके उसके अगले दिन रात्रि 1 बजे उनका इनकाउंटर ललमटिया में किया जाता है। ये अपने आप में खुद एसपी साहब इस सवाल को खड़ा कर दिए हैं, और इस सवाल को हम लोग पूरे जेएलके के जितने साथी हैं सब लोग पूछ रहे हैं, प्रशासन से भी और झारखंडियों से भी, कि क्यों एक ऐसे व्यक्ति का गिरफ्तार होता है जो वहाँ लगभग 300 से 500 बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करते हैं, कई एक ट्रस्ट चलाते हैं, और वो सारे बच्चे आज उनकी जो हत्या होने के बाद उनको बॉडी सौंपी गई, उस बॉडी के समक्ष बैठ के रो रहे हैं, वहाँ के पूरा ग्रामीण रो रहा है। तो एक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करके, जबकि उनके नाम से कई एक केस थे, पीसीएल द्वारा, अडानी द्वारा कई एक केस थे, और उस केस में उनको लगभग सभी केसों में बेल मिल चुका था। 2 मात्र ऐसे केस थे जिसपे अनुसंधान किया जा रहा था, यानी कि कोई भी ऐसा केस नहीं था जिनमें उनको अरेस्टिंग के लिए कुछ था। प्रशासन लगातार उनके माँ पे, उनकी पत्नी पे दबाव बना रही थी कि आप हमें उनका पता बताइए, आप हमें उनका पता बताइए, नहीं तो हम लोग इनकाउंटर कर देंगे, आप सरेंडर करवाइए। उनकी माँ, उनकी पत्नी ने यह स्पष्ट किया प्रशासन को कि हम जल्द ही आपको आपके समक्ष सूर्य नारायण हांसदा जी को पेश कर देंगे। लेकिन उसके बाद जब गिरफ्तारी होने के बाद भी उनका इनकाउंटर कर दिया जाता है दूसरे जगह पे ले जाके, यही एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी सवाल का जवाब हम लोग प्रशासन से भी मांग रहे हैं और इस अगुआ सरकार से भी मांग रहे हैं कि क्यों एक व्यक्ति को जो समाज सेवी है, जिन्होंने 4 चुनाव को लड़ा, एक बार जेएमएम से चुनाव लड़ा, जेबीएम से चुनाव लड़ा, फिर बीजेपी से चुनाव लड़ा, बीजेपी में उनको लगभग 50,000 मत भी मिले, 75,000 मत मिले। उसके बाद फिर उन्होंने जब बीजेपी से प्रयास किया तो उनको टिकट नहीं मिला, तो इस बार अंतिम बार उन्होंने हमारी पार्टी से चुनाव लड़ा, यानी कि जेएलके से चुनाव लड़ा, और इस जेएलके से चुनाव लड़ने के बाद भी उनको सम्मानजनक मत प्राप्त हुए। तो एक ऐसी व्यक्ति का इनकाउंटर कर देना जो पिछले 4 बार प्रयास किया है चुनाव लड़ने का, और उनको काफी सारे लोगों ने सम्मानजनक वोट भी किया है, वैसे लोगों का सवाल है मीडिया के माध्यम से, प्रशासन से, सरकार से, कि क्यों उनकी इनकाउंटर की गई। बाकी हमारे साथ निशा भगत जी भी हैं जो हमारी गुमला के प्रत्याशी, वो भी अपनी बात को रखेंगे। निशा जी बात रखिए। चूंकि क्रांतिकारी और आंदोलनकारी हमारे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में कई ऐसे लोग उभरे हैं जो अपने हक और अधिकार की मांग को लगातार लड़ते रहे हैं, और उनके ऊपर फर्जी केसेस लगातार होते रहे। और इसका साक्षात प्रमाण आपने देखा होगा कि अभी हमारे दिशम गुरु जी नहीं रहे, कई हजारों की भीड़ हमारी जो उनको नमन करने के लिए गई, लेकिन ये मूल्य को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी वर्तमान में हेमंत सोरेन जी भी इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, और लगातार आदिवासी विरोधी कार्य कर रहे हैं। आदिवासियों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है? सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पंकज मिश्रा का नाम आ रहा है, और ये पंकज मिश्रा जो लगातार अपने गतिविधियों से, कुकर्मों से वो प्रचलित रहे हैं अपने झारखंड में। आप लोगों को याद होगा, सारी मीडिया ने प्रखरता से दिखाया था 4 साल पहले 3 मई को रूपा तिर्की की हत्या हो जाती है, और उस समय भी इतना बवंडर बवाल हुआ था कि उनको न्याय दिलाने के लिए, लेकिन ऐसी उनके पीछे क्या ताकत छुपी हुई थी कि पंकज मिश्रा बच गए। अभी भी ये प्रकरण दिख रहा है, जिस तरीके से 2 महीने पहले का स्टेटमेंट है कि जितने भी क्षेत्र में जो ज्यादा बोलेगा, जो एक्टिविटीज क्रिमिनल्स की होगी, या फिर कोई ऐसा एक्टिविटीज करे जो सरकार के खिलाफ हो, तो उनको उनकी हत्या हो जाएगी। तो क्या मैं पूछना चाहती हूँ आप लोगों के माध्यम से, पंकज मिश्रा क्या एसपी है? पंकज मिश्रा क्या वो थानेदार है? पंकज मिश्रा क्या प्रशासन का कोई ऐसा नुमाइंदा है जो कि वो जवाबदेही हो सकता है? लेकिन इस
इस झारखंड राज्य का जब से हेमंत सोरेन जी हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ना स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे ग्रामीणों को मिल रही है, ना शिक्षा की व्यवस्था मिल रही है। आज भी कई क्षेत्रों में जाइएगा तो गांव में पुल नहीं है, अच्छा पानी पीने के लिए पानी नहीं है। ये जो शहर आप देख रहे हैं, ये चकाचौंध जो दिख रहा है, ये इसकी परिकल्पना हमारे झारखंड के शहीदों ने नहीं किया था। हमारे ग्रामीणों को जो समस्याएं हो रही हैं, आज हमें ये महसूस हो रहा है कि हमें ग्राम सभा क्यों पारित नहीं करने दिया गया, पेशा कानून क्यों नहीं लागू किया जा रहा है। तो ये जो हमारे झारखंड में जो हमारे हांसदा भाई जो अब स्वर्गवासी हो गए हैं, दुख की बात है, चिंता का विषय है कि अगर उठाया गया, उनको पूछताछ किया गया, उनके हाथ जब हथकड़ी से बंधे हुए थे तो उन्होंने जब लूटपाट भी किया, चलिए आपने हथियार भी लूट लिया, तो गोली अगर भागता है तो कहाँ लगता है? गोली लगता है पीठ में। एक भी पीठ में गोली नहीं लगी है, जिससे पूरा स्पष्ट पता चलता है कि प्रशासनिक पदाधिकारी जितने भी लोग हैं आज गुंडे प्रवृत्ति के हो गए हैं और आज हमारे झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों के ऊपर लगातार प्रहार कर रहे हैं। आज हमारा आदिवासी और मूलवासी जल जंगल जमीन और बुनियादी सुविधाओं के लिए लड़ रहा है, उसी तरह से हमारे हांसदा भाई भी लगातार अपने क्षेत्र के लिए लड़े। क्या हेमंत सोरेन जी उन 200-300 बच्चों को क्या गोद लेंगे? क्या हेमंत सोरेन जी उनकी जिम्मेदारी लेंगे? क्या उन्होंने अपना बाप खोया तो इतना पूरा समाज के सामने उन्होंने कहा और उनका दुख को भी हमारे पूरे समाज के लोगों ने, सभी बिरादरी के लोगों ने दुख और दर्द को प्रकट करने के लिए नेमरा पहुंचे। आप नेमरा गांव ही देख लीजिए ना, वहां सड़कें नहीं थी। इतने टर्म से वो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी रहे, झारखंड आंदोलनकारी रहे, लेकिन वहां की सड़कें नहीं है। उनके जाने के बाद आज हेलीकॉप्टर वहां उतर रहा है, हेलीपैड बनाया जा रहा है। ये दुर्भाग्य का विषय है। पूरे देश को जानना चाहिए कि ये 5th शेड्यूल के तहत आने वाला ये जो राज्य है, हमारे झारखंडियों को जो शोषित और वंचित बनाया जा रहा है, तो यही सरकार है, यही अबुआ सरकार है, यही बबुआ सरकार है, यही हेमंत सोरेन की सरकार है, जो कि सिर्फ बाहरियों का यहाँ पे रुतबा है, यहाँ बाहरियों का दबदबा है। चाहे वो प्रशासनिक पदाधिकारियों की बात की जाए, चाहे यहाँ कोयले व्यापारी की बात की जाए, चाहे यहाँ के इतने अंडरवर्ल्ड डॉन सब यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। आपको यहाँ पे ऐसे माफियाज दिखाई दे रहे हैं जैसे एनकाउंटर किया गया था अमन साहू जी का। ऐसे कई बाहरी लोग जो यहाँ पे तांडव मचाए हुए हैं, अपने जान का यहाँ पे लोगों को लाला पड़ा हुआ है, यहाँ के लोग त्रस्त हैं, उनको एनकाउंटर ना करके यहाँ के जिन मुद्दों के पे जो बात करने वाले लोग हैं, चाहे अगला टारगेट हो सकता है कि मैं हूँ, अगला टारगेट हो सकता है कि हमारे भाई हो, जो लोग भी इस समस्या को उजागर कर रहे हैं, जो भी हक अधिकार की बात कर रहे हैं, लगातार हेमंत सोरेन जी के गुंडों के द्वारा, ये प्रशासनिक गुंडों के द्वारा उनको दबाया जा रहा है, फर्जी केसेस किया जा रहा है, फर्जी एनकाउंटर किया जा रहा है और ये लोगों को डराया भी जा रहा है कि जो भी आवाज उठाएगा उसकी यही दुर्गति होगी। तो मैं आप लोगों के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को, चाहे वो आदिवासी हो चाहे मूलवासी हो, सबको ये कहना चाहती हूँ, एक गुलगुलान कीजिए, क्योंकि हमारा एक ही विधायक है, 81 में एक भारी है, टाइगर जयराम महतो जी। माननीय विधायक जी का ये जो पहल है एक सराहनीय है और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में एक नया गुलान लेके आएगा और ऐसे फर्जी इनकाउंटर कराने वाले जो हत्यारे हैं, जिसको कहा जाए कि ये हत्या जो हुई है, ये एनकाउंटर नहीं, ये हत्या हुई है। हत्या करने के बाद इन लोगों ने एनकाउंटर शो किया है। अगर नहीं होता हत्या तो उनके शरीर पे जला हुआ निशान नहीं होता। या तो सामने देख लीजिए, चाहे पीछे में देख लीजिए। मुझे लगता है मुझे दिखाना चाहिए आप लोगों को किस तरीके से उनको बुरी तरीके से जला दिया गया। मुझे लगता है कि जांच होगी सही से तो इनकी हत्या हुई है, उसके बाद ही इन लोगों ने एनकाउंटर, फर्जी एनकाउंटर किया है। अगर एनकाउंटर करना होता तो 2013 से समाज सेवी रहे हैं, क्यों नहीं ये मामला उठाया गया? जब 2 केसेस ही बच गए थे, अनुसंधान में चल रहा था, तो ऐसी क्या मजबूरी पड़ गई? पंकज मिश्रा को क्या ऐसा दर्द पड़ा हुआ था कि उनकी हत्या कराने पे उतर गए? और ये जो देख लीजिए, आप सभी देखिए, आप एकदम गौर से दिखाइएगा कि ये जो हत्या का जो पूरा निशान है, आपके कुछ मीडिया कर्मियों ने दिखाया, प्रखरता से दिखाया। इसके बाद देखिए करंट लगाया गया है, पीछे में एक भी गोली नहीं मारा गया है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक भी गोली नहीं मारी गई है। कोई भी अगर भागता है तो पीछे से गोली मारा जाता है या फिर कोई वार किया जाता है। आप देखिएगा, पूरी तरीके से देखिए किस तरीके से उनके शरीर पे घाव का निशान है, लेकिन गोली का निशान नहीं।
तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि प्रशासन पदाधिकारी आज के डेट में सबसे बड़े क्रिमिनल यही है। और आगे का ब्रीफिंग जो है दीदी करेंगी। जो अपने माँ को पहले बोलने दिया जाए, माँ पहले बोल। बताएंगे कि उनका कौन कौन सा ट्रस्ट चल रहा था स्कूल। वो अगर इतने अच्छे ट्रस्टी थे, अगर समाज सेवी थे, तो इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाने के बाद इन लोगों ने अगर पूछताछ करनी थी तो पूछताछ करते, जेल भेजना था जेल भेज देते, लेकिन एनकाउंटर ये कहीं से शोभनीय नहीं था। तो हमारा जो मांग है सीबीआई जांच करने का, और जो दोषी हैं उनको उनके ऊपर कार्रवाई होने का। आप देख लीजिए, आप बता दीजिए। ये सुइया हंसता 2022 से एक ट्रस्ट के माध्यम से एक स्कूल खोली थी। उस स्कूल में कम से कम 300 बच्चे थे, सबको निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उस बच्चे का जिम्मेदारी तो कोई नहीं लिया। प्रशासन तो उसको अनाथ कर दिया, अपने बच्चे को 3 साल का भविष्य तो नहीं बना सकता है। तो उसका स्कूल अभी हम ही चलाएंगे और परिवार के सहयोग से मारेंगे और भैया सब रहेंगे, सभी मिलकर हम लोग चलाएंगे। आगे कुछ दिन से प्रशासन हमको बहुत टॉर्चर कर रही थी, घर में भी दे रहे थे। तो इसके बाद से हम बच्ची का रहने का पूरा 12 बजे जा करके 9 तारीख को 10 तारीख को 3 बजे हम लोग बात किए। तो वो बोला कि मेरा तबीयत ठीक नहीं है। तो हम बोले क्या हुआ है? तो वो बोला कि हमको ना टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड से बहुत ज़्यादा कमजोरी हो जा रहा है। तो हम बोले कि ठीक है आपके पास पहुँचते। तो वो बोला कि आज बताइए बच्चा का तबीयत खराब है, आप बच्चा को संभालिए। इसके बाद तो इस दरमियान में हम बोले कि मम्मी को भेज देते हैं। तो बोला कि मम्मी को मत कीजिए, हम दूसरा जगह जाएंगे, इसके बाद आपको कॉल करके बता देंगे, फिर आप आ जाइएगा। तो बोले कि ठीक है। इसके बाद कुछ देर वेट करने के बाद फ़ोन नहीं आने के बाद हम क्वार्टर चले गए। क्वार्टर चले जाने के बाद 6:30 बजे हम लोग पहुँच गए। तो इसके बाद 7 बजे मेरे पास कॉल आता है, जो स्कूल में वार्डन रहती है। तो वो कॉल किया कि चाची कि चाचा अरेस्ट हो गए। तो बोले कि नहीं ऐसा बात नहीं है। तो बोले कि घर में यही बात चल रहा है कि अरेस्ट हो गए। तो हम तुरंत माँ को कॉल किए। माँ को कॉल करने के बाद तो माँ से पूछे, तो बोले कि हाँ ऐसे से। तो हमने किस जगह से? तो बोले कि मम्मी मोहनपुर अंतर्गत नवाटी जो बड़ी मम्मी है उसी घर से अरेस्ट हुआ। तो वो जगह हमको भी बताए थे। तो हम बोले कि चलिए कन्फर्म हो या अरेस्ट हो गए थे, तो उसके साथ पूछताछ होगा। तो हम बोले कि चलिए वीडियो कॉन्फ्रेंस कर देते हैं तो पत्रकार को हम लोग कॉल किए। तो हम बोले कि हम तो इस वक्त क्वार्टर है, ऐसा कीजिए आप लोग डकेता जाइए। तो मम्मी से वहाँ ये बातचीत करके हम लोग सोचे कि उसको पूछताछ करेगा और मंडे के रोज उसको कोर्ट में पेश करेगा। हम लोग का यही उम्मीद था। तो ऐसा नहीं हुआ। जहाँ से हम लोग को दूसरा कॉल आया तो हम बोले कि चलिए भैया को कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हम बोले कि अपने हाथ से हमको खोजना है अभी। तो हम 9:30 बजे घर से निकले, ड्यूटी पे था और हमको इसको भी खोजना था। तो हम जैसे ही ललमटिया पहुँचे तो हम मेरा गाड़ी रोक दिया गया। तो बोला कि भाभी आप कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि भैया कल अरेस्ट हुआ है, तो हम उसी को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। कि हमको नहीं लग रहा है कि हम गोड्डा की जाए कि साहिबगंज, दोनों जगह केस चल रहा था। तो हम सोचे कि पहले हमको गोड्डा के लिए निकलना है। तो उस दरमियान में बोला कि नहीं भाभी आप पहले भैया को ही खोजिए। तो उस दरमियान और एक आदमी आया। तो बोला कि भाभी कुछ सुनने में आया है गड़बड़। तो हम बोले क्या गड़बड़ है? तो बोला कि उधर में कुछ कांड हुआ है। तो बोले क्या कांड हुआ है? तो उस जगह में भैया का नाम बोल रहा है। तो क्या हम आप देखें हैं वहाँ पर? तो बोले कि वहाँ तो बहुत प्रशासन है, लेडीज भी है, जेंट्स भी है। तो कोई वहाँ सटने नहीं दे रहा है कि बाहर पता चला भैया का। हमने जब तक उसको नहीं देखेंगे तब तक कैसे मान ली कि भैया है। उस वजह से हम बोले कि ठीक है और आगे चल जाते हैं। तो जाते जाते हम धनकुंडा गांव पहुँचे। धनकुंडा गांव पहुँच करके फिर से मेरा गाड़ी रोक दिया गया कि आगे कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि भाई ऐसे कुछ सुनने में आया है, वहाँ भैया का नाम बता रहा है। तो हाँ भाभी भैया का ही नाम बता रहा है। तो हम बोले कि आप देखे हैं? तो बोला वो भी नहीं देखे, बाहर में आ रहा है सुनने में कि भैया के साथ ही ऐसा हुआ है। तो बोले कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तब वो वहाँ पर ही करके हम गाड़ी से उतर गए और मम्मी के लिए हम फ़ोन किया और मम्मी को बोले कि मम्मी ऐसा बात चल रहा है कि आप यहाँ आ जाइए, हम इसी जगह में हैं। तो हम तो फिर बाइक लेकर के थोड़ा दूर गए अपनी बेटी के साथ में। तो वहाँ जाने के बाद हमको रोक दिया गया। तो बोला कि आप कहाँ जा रहे हैं? प्रशासन तक कहाँ जा रहे हैं? तो हम बोले कि पंची हुआ है, हमको वो जगह जाना है। तो बोले आप नहीं जा सकते। ये क्यों नहीं जा सकते? जब इसका नाम लिया जा रहा है तो हमको जाने दीजिए। तो नहीं आपका बच्चा का तबीयत खराब है, अगर बाहर में वही निकले
तो मतलब बच्चा का तबीयत खराब हो जाएगा, ऐसा कीजिए बच्चा को मतलब पहुंचा दीजिए घर, इसके बाद आप अकेले रहिए। बोले कि ठीक है। तो हम सोचे कि मतलब बच्चा को मतलब घर में छोड़ देते हैं, इसके बाद हम घटनास्थल पहुंचते। जब तक हम बच्चा अपना मायके में छोड़ते, वहाँ से मतलब बॉडी को उठा लिया गया था। मम्मी के सामने बहुत प्रयास किया मतलब देखने के लिए, लेकिन वहाँ उसको देखने भी नहीं दिया और हमको तो रिटेन कर दी। उसका इनकाउंटर तो बाद में शो कर दिया, लेकिन प्रशासन ने उनको टॉर्चर करके मतलब पहले उसका मर्डर करके मतलब 100 दे दिया। जबकि 5 बजे जो बात हुआ था उस टाइम वो सिर्फ हमको बताई थी कि मेरे पास केवल आधार कार्ड है और जो इंजेक्शन है मतलब बस इतना ही है, इसके आगे उसके पास कुछ नहीं था। और जितना दिन हम लोग साथ में रहे उसके पास ऐसा कोई चीज हम नहीं देखे जो आप लोग को बताएंगे। वो निहत्ते मतलब किसी चीज को नहीं लेते थे, मतलब आम इंसान की तरह मतलब घर में रहते थे, बच्चों की पढ़ाई करते थे, मतलब साथ में अपना मतलब समय हम लोग बिताते थे। तो राज्य सरकार की जांच पर भरोसा है आपको या फिर उससे आगे जाना चाहेंगे? उससे मतलब भरोसा तो नहीं है, लेकिन हमको आगे की लड़ाई मतलब लड़ना है। आगे हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, इसके बाद हाई कोर्ट जाएंगे। अगर हाई कोर्ट से नहीं होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन अपना पति को न्याय दिलाते रहेंगे। फिर हो सकता है पुलिस आपको खोजना शुरू कर दे। ये तो हमको पता है कि मतलब खोजे, क्योंकि मतलब उसके साथ रह करके मतलब मेरा मतलब अरेस्ट वारंट निकालता है, मतलब हमको जेल भेज सकता है, तो दोबारा मेरे साथ भी ये हादसा हो सकता है। मेरे घर में मम्मी है और भैया सब है। आज मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है मतलब। तो ये सब हम नहीं चाहते कि मतलब और किसी का मतलब बेटा छिना जाए, मेरा पति मतलब ऐसे हो, वो हम नहीं चाहते। इसलिए मतलब हम आप लोग के माध्यम से ये करते हैं कि हमको मतलब इंसाफ के लिए आप लोग इस बात का डर है आपको? हाँ, डर है हमको कि मतलब आगे दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ भी मतलब? मेरा भी मतलब जिस तरह सूर्यास्त का मर्डर हुआ है उस तरह का मेरा भी हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है। जब इनके साथ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग इसका मर्डर कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं तो उसकी मतलब इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूँ आगे तक। मेरे घर में मम्मी है और भैया सब है। आज मेरे साथ हुआ, मेरे हस्बैंड के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हो सकता है मतलब। तो ये सब हम नहीं चाहते कि मतलब और किसी का मतलब बेटा छिना जाए, मेरा पति मतलब ऐसे हो, वो हम नहीं चाहते। इसलिए मतलब हम आप लोग के माध्यम से ये करते हैं कि हमको मतलब इंसाफ के लिए आप लोग इस बात का डर है आपको? हाँ, डर है हमको कि मतलब आगे दिन मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। क्या कुछ भी मतलब? मेरा भी मतलब जिस तरह सूर्यास्त का मर्डर हुआ है उस तरह का मेरा भी हादसा हो सकता है, मर्डर हो सकता है। जब इनके साथ मतलब इतना सब कुछ करने के बाद ये लोग इसका मर्डर कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं तो उसकी मतलब इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रही हूँ, आगे तक बढ़ रही हूँ, तो मेरे साथ भी ये हो सकता है। एक पॉलिटिकल व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है, चर्चा हो रही है कि उसके इशारे पर क्या डाउट है आपको? ये सब तो मम्मी ने बता सकते हैं, मतलब उतना तक हम नहीं कभी सुने थे मतलब उसका मुँह से, लेकिन मतलब जितना हम ये कि आप लोगों के सामने रख दिए। मतलब कभी मतलब जितना भी क्षेत्र से आदमी आते थे सब मतलब अच्छे थे, लेकिन उतना मिलते जुलते थे और मम्मी सबसे मिलते जुलते थे। मतलब हमको मतलब सिर्फ घर और बच्चा तक ही मतलब हम सीमित थे। निशा जी, आप बोलिए इस बात पर। क्योंकि आप सभी